प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप घर पर कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको कल जो लेसन पढ़ाया था उसका नाम था द कोल्ड वार एरा, उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आज हम दूसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, मतलब दो ध्रुवीयता का अंत। ये दो ध्रुवीयता क्या थी? आपको जैसे कि पता है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार केवल 2 सुपर पावर्स थे, एक संयुक्त राज्य अमेरिका, जो दूसरा था सोवियत यूनियन। लेकिन सोवियत यूनियन का अंत हो गया और वर्ल्ड के अंदर केवल एक ही सुपर पावर बचे, वो बची अमेरिका। इसलिए जब पूरा का पूरा विश्व जब दो ध्रुवीय व्यवस्था के अंदर बटा हुआ था, उसमें एक ध्रुव का अंत हो गया, तो ये एंड ऑफ बायोपोलैरिटी कहलाता है। क्योंकि 1991 के अंदर जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो चुका था, तो वर्ल्ड के अंदर केवल एक ही पावर बची थी और वो बची थी केवल अमेरिका। तो किस तरह से ये बायोपोलैरिटी का अंत हुआ वो पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज उसके कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, ये सोवियत सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट, ये सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, साम्यवादी जो सोवियत गणराज्य था, ये सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अस्तित्व में कब आया? तो ये सोवियत समाजवादी जो गणराज्य था केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917। ये कब अस्तित्व में आया? 1917 से पहले क्या था रूस के अंदर, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं कि 1917 से पहले रूस के अंदर जार का शासन था और जार के शासन के खिलाफ व्लादिमीर लेनिन ने विद्रोह किया था। और ये व्लादिमीर जो लेनिन थे वो एक बहुत ही युवा बोल्शेविक युवा नेता थे। उन्होंने जार के खिलाफ, उनकी जार की जो नीतियां थी उसके खिलाफ उसने विद्रोह किया और उस विद्रोह को ही, उस क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1917 से 1924 तक व्लादिमीर लेनिन ने रूस इस पर यूएसएसआर पर अपना उसने शासन किया। और 1917 के बाद जार का शासन जब खत्म हो गया, रूसी क्रांति जब हुई 1917 में, जिसको बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, 1917 के बाद ही, रूसी क्रांति के बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया था। तो आज हम आपको सोवियत सिस्टम के बारे में बता रही है। सोवियत सिस्टम है क्या? सोवियत सिस्टम क्या है कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जिसके अंदर सभी लोग समान रहे, जिसके अंदर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी प्रॉपर्टी पर बैन होता है, और यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर समाज राज्य नियंत्रित व्यवस्था होती है। पूरे के पूरे जितने भी साधन होते हैं देश के अंदर, जितने भी संसाधन होते हैं, उस पर राज्य का शासन होता है। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स का उस पर जो स्वामित्व वो नहीं होता है। तो वो कहलाती है सोवियत प्रणाली। ये सोवियत प्रणाली वो ही, उसी के बारे में बताएंगे। द यूनियन ऑफ सोवियत रिपब्लिक यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917। पहले आपको ये ध्यान रखना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट जो रिपब्लिक है वो अस्तित्व में कब आया? 1917 के अंदर, रूसी क्रांति के बाद। द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल ऑफ सोशलिज्म। ये जो क्रांति थी ये किसके आदर्शों पर से प्रेरणा ली थी? समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। दिस अटेम्प्ट वाज टू एबोलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसमें क्या हुआ? पूंजीवाद का ये घोर विरोधी थे और प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। एंड कॉन्स्टिट्यूशनली डिजाइन ए सोसाइटी, और एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। ऐसे समाज के, ये जो यूएसएसआर के अंदर जो सोशलिस्ट सिस्टम था वो निजी प्रॉपर्टी को समाप्त करना चाहते थे और एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसके अंदर सभी लोग एक समान हो, समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। यही सिस्टम क्या कहलाए? सोवियत सिस्टम कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू फीचर ऑफ सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम। जो सोवियत प्रणाली है उसकी दो विशेषताएं आपको बतानी कि सोवियत प्रणाली की दो विशेषताएं कौन कौन सी है। तो पहले, टू गिव प्रेफरेंस टू कम्युनिस्ट पार्टी। सबसे पहले सोवियत सिस्टम की ये विशेषता है कि
उन्होंने किसको प्राथमिकता दी? कम्युनिस्ट पार्टी को, साम्यवादी पार्टी को केवल उसने प्राथमिकता दी, विदाउट एक्सेप्टिंग एनी अदर पॉलिटिकल पार्टीज आइडेंटिटी। किसी दूसरी पार्टी का उन्होंने अस्तित्व समझा ही नहीं। केवल उन्होंने क्या किया कि केवल जो सोवियत सिस्टम था उसमें केवल एक ही पार्टी को प्राथमिकता दी गई थी, बाकी किसी भी पार्टी को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई। ये विशेषता है। सेकंड, टू डेवलप द इकोनॉमी प्लान एंड कंट्रोल बाय द स्टेट, और एक ऐसी अर्थव्यवस्था या नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास करना जो राज्य नियंत्रित हो, स्टेट के कंट्रोल में होनी चाहिए, शासन के नियंत्रण में होनी चाहिए। एक ऐसी इकोनॉमी और नियोजित व्यवस्था को डेवलप करना था जो राज्य नियंत्रित व्यवस्था हो। तो ये कम्युनिस्ट जो फीचर है सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम की, केवल किसको प्राथमिकता दी गई? कम्युनिस्ट पार्टी को, विदाउट एक्सेप्टिंग एनी पॉलिटिकल अदर पॉलिटिकल पार्टी आइडेंटिटी। किसी दूसरी पार्टी का उन्होंने अस्तित्व समझा ही नहीं और केवल प्राथमिकता दी गई कम्युनिस्ट पार्टी को। इसी तरह टू डेवलप द इकोनॉमी प्लान एंड कंट्रोल बाय द स्टेट, और एक ऐसी अर्थव्यवस्था को विकसित किया, नियोजित अर्थव्यवस्था को विकसित करना था उनका लक्ष्य, जो स्टेट कंट्रोल हो, मतलब राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था को विकसित करना उनका उद्देश्य था। ये उसकी विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकंड वर्ल्ड? दूसरी दुनिया के बारे में आप क्या समझते हैं? तो इसमें आप देखिए, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द नेशंस ऑफ द ईस्टर्न यूरोप केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। ध्यान दीजिए, इसके अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ईस्टर्न यूरोप के जो देश थे वो किसके नियंत्रण में आ गए? यूएसएसआर के नियंत्रण में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि इस यूएसएसआर ने ही जो फांसीवादी जो लोग थे उनसे ईस्टर्न यूरोप के देशों को आजाद कराया था, मुक्ति दिलाई थी फांसीवाद से। फासिस्ट जो फोर्सेस थे, फांसीवादी जो फोर्स थे, बल थे, उनसे इनको आजादी दिलाई थी किसने? यूएसएसआर ने। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दोज कंट्री, जिन देशों को यूएसएसआर ने फासिस्ट फोर्सेस से लिबरेट किया था, आजादी दिलाई थी, स्वतंत्रता दिलाई थी, इस कारण से वो जितने देश थे उन देशों में इन्होंने अपनी राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम को लागू कर दिया। उनकी अर्थव्यवस्था इस तरह से लागू की, उनका राजनीतिक सिस्टम इस तरह से किया जैसा कि यूएसएसआर में था। तो उनका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम टू ऑल दोज कंट्री वर मोल्डेड एज पर यूएसएसआर पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियल्स। यूएसएसआर का जो राजनीतिक और सामाजिक जो आदर्श थे उनके अनुसार उन देशों को उन्होंने ढालना शुरू कर दिया। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज टर्म एज सेकंड वर्ल्ड। उन देशों के समूह को क्या कहा गया? दूसरी दुनिया या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक कहा गया। समाजवादी गठबंधन, सोशलिस्ट ब्लॉक उनको कहा गया। तो जो यूएसएसआर के साथ जो जितने भी देश लगे हुए थे, जितने भी गणराज्य थे, उनको कॉमनली सेकंड वर्ल्ड कहा गया, दूसरी दुनिया के देश कहा गया, सोशलिस्ट ब्लॉक कहा गया। क्यों कहा गया था? क्योंकि इन यूएसएसआर ने ही जितने भी ईस्टर्न यूरोप के देश थे फासिस्ट फोर्सेस से उनको आजाद कराया था, और उन जिन देशों को आजाद कराया था उन देशों में उन्होंने अपना जितना भी कम्युनिस्ट जो सिस्टम था, पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो सिस्टम था, उन देशों में लागू कर दिया। नेक्स्ट वन, विच वाज द लार्जेस्ट गैरा सेल इन द हिस्ट्री ऑफ सोवियत यूनियन? सोवियत यूनियन के इतिहास में सबसे बड़ी गैरा सेल के बारे में क्या जानते हैं? अब गैरा सेल क्या है? आपको पता है कि यूएसएसआर के अंदर जो जनता थी वो समाजवादी जो प्रणाली थी उनसे बहुत ज्यादा रुष्ट हो चुकी थी, वो उनको पसंद नहीं कर रही थी। इस कारण से समाजवादी जो यूएसएसआर था उनके जो देश थे, उनके अंदर जितने भी देश थे वो समाजवादी सिस्टम को पसंद नहीं कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया? अब वो पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे थे। किसकी ओर बढ़ रहे थे? पूंजीवाद की ओर। ये जो संक्रमण था समाजवाद से, कम्युनिस्ट से कैपिटलिज्म की ओर जो बढ़ रहे थे, उनको बहुत ज्यादा दुख सहन करना पड़ा है। और इस बात का फायदा किसने उठाया? पूंजीवादी देशों ने, अमेरिका ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने क्या किया? देखिए इसमें, इन रशिया द लार्जेस्ट स्केल कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स। इन रशिया द लार्ज स्केल कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स। देखो, राज्य नियंत्रित जो औद्योगिक ढांचा था वो पूरी तरह से रशिया के अंदर चरमरा गया था।
इंडस्ट्रियल जो ढांचा था वो पूरी की तरह, राजनियंत्रित जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से ढह चुकी थी रसिया के अंदर। एज अबाउट 90% एज इंडस्ट्रियल वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिया, और उसके 90% जो औद्योगिक क्षेत्र थे वो या तो इंडिविजुअल्स को या कंपनियों को औने पौने दामों में बेच दिए गए, बहुत ही कम कीमत पर। उनकी वैल्यू को डीवैल्यूड कर प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनी को वो सारे इंडस्ट्री बेच दी गई। इंडिविजुअल्स एंड कंपनी सिंस द रिस्ट्रक्चरिंग वाज कैरिड आउट थ्रू मार्केट फोर्स। अब ये जो राज्य नियंत्रित व्यवस्था थी, अब राज्य के द्वारा औद्योगिक ढांचा वहां विकसित नहीं हो रहा था, वो नियंत्रित नहीं हो रहा था। अब पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो मार्केट, बाजार के अकॉर्डिंग चल रहा था। मार्केट फोर्सेस एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट। पूरा का पूरा उद्योगों पर जो नियंत्रण था वो राज्य का नहीं था। अब उद्योगों पर नियंत्रण किसका था? मार्केट पर नियंत्रण, मार्केट का नियंत्रण था। बाजार के अकॉर्डिंग वो सारी इंडस्ट्री चल रही थी, इकोनॉमी चल रही थी। Was carried out through market forces, not by the government. Directed, अब this means the industrial prices. It lead to the disappearance of industries virtually, और इस कारण से उसमें क्या होता है कि जितनी भी इंडस्ट्री है उसको डीवैल्यू कर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे या कंपनी को बेच दिया गया, और बहुत ही कम कीमत पर बेचा गया। तो उसको वैल्यू को, इंडस्ट्री की वैल्यू को कम कर डीवैल्यू किया गया, उसका अवमूल्यन करके उसको प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनियों को बेच दिया गया। दिस वाज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैराज सेल। ये सोवियत यूनियन के इतिहास में सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उसकी जितनी भी इंडस्ट्री थी, अब देखिए पूरा का सोवियत यूनियन का क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन के बाद पूरा का पूरा नियंत्रण मार्केट का हो जाता है, और मार्केट का नियंत्रण होने के बाद जो कैपिटलिस्ट कंट्री थे उनका कंट्रोल हो गया, उन्होंने उनकी सहायता की, और जितनी भी इंडस्ट्री थी उसको कम मूल्य में बेच दिया गया प्राइवेट इंडिविजुअल्स को और कंपनी को। और इसी को सोवियत यूनियन के इतिहास के अंदर सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्या है कि राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्लादिमीर लेनिन। जैसे कि हमने आपको बताया था कि व्लादिमीर लेनिन ने 1917 के अंदर जार के शासन के खिलाफ विद्रोह किया था, एक सशस्त्र क्रांति की थी। उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि व्लादिमीर लेनिन कौन है। तो व्लादिमीर लेनिन वाज ए यंग थ्योरिस्ट। ये जो व्लादिमीर लेनिन है एक यंग क्रांतिकारी थे। ये किससे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ कम्युनलिज्म इंस्पायर्ड हिम। ये सबसे ज्यादा जो प्रभाव इस पर पड़ा वो कार्ल मार्क्स का, इसका जो फिलोसफर्स थे कार्ल मार्क्स, उसका प्रभाव व्लादिमीर लेनिन पर बहुत ज्यादा था। ये कार्ल मार्क्स क्या थे? ये कैपिटलिज्म के खिलाफ थे, पूंजीवाद के खिलाफ थे, और कार्ल मार्क्स एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जो समता मूलक समाज हो, जिस समाज के अंदर समानता हो, ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग न तो कोई बड़ा होना चाहिए, न छोटा होना चाहिए, ना कोई शासक होना चाहिए, ना कोई शोषित होना चाहिए। इन्होंने ही एक नारा दिया था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। ये कैपिटलिज्म के खिलाफ ये कैपिटलिज्म के खिलाफ थे। तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी, कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत थे, उसके सिद्धांतों पर चलने वाले थे व्लादिमीर लेनिन। और कार्ल मार्क्स की कौन सी थ्योरी थी? जो कैपिटलिज्म के खिलाफ उन्होंने अपने विचार दिए थे, उस थ्योरी से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। He founded बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया। ये व्लादिमीर लेनिन ही है जिन्होंने रसिया के अंदर बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इन 1917 he became founder head of the सोवियत यूनियन ऑफ रेवोल्यूशनाइजिंग अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। अब 1917 के अंदर ये सोवियत यूनियन का मुखिया बन गया जो कैपिटलिज्म के खिलाफ था और जो कम्युनिज्म को बढ़ावा देने वाला संस्थापक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज जोसेफ स्टालिन। अब आपको बता दें कि 1917 से लेकर 1924 तक शासन रहा व्लादिमीर लेनिन का। लेकिन व्लादिमीर लेनिन के बाद व्लादिमीर लेनिन का जो उत्तराधिकारी के रूप में जो पनपा वो कौन था?
जोसेफ स्टालिन। अब जोसेफ स्टालिन ने क्या काम किया उसके बारे में देखिए। जोसेफ स्टालिन इज नोन टू बी द सक्सेसर ऑफ लेनिन। जोसेफ स्टालिन को किसके रूप में जाना जाता है? लेनिन का उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। जो लेनिन के जो विचार थे, सिद्धांत थे, उनको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? जोसेफ स्टालिन का है। ही इंट्रोड्यूस्ड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रशिया के अंदर बहुत तीव्र गति से औद्योगिकरण को बढ़ावा स्टालिन ने दिया। एंड फोर्सेबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और जो खेतों का जबरदस्ती उसने सामूहिकीकरण किया, फोर्स के बल पर बलपूर्वक खेतों का सामूहिकीकरण किया, जिसको कोलखोज के नाम से जाना जाता है। एग्रीकल्चर का जो कृषि का सामूहिकरण किया, सारे सारे खेतों को एक खेत में एक ही पार्ट बना दिए गए, जिसको हम कोलखोज कहते हैं। पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जो किसानों के हाथों में थी, उन सब से छीनकर इसने पूरे रसिया के अंदर एक ही सिस्टम लागू कर दिया। एक ही खेत उसको बना दिया। सामूहिकीकरण जो कृषि थी उसको बढ़ावा दिया इसने। एंड ड्यूरिंग द पीरियड 1924 टू 1953, 1924 से लेकर 1953 तक इसका शासन रहा। इसने कृषि का सामूहिकीकरण किया और औद्योगिकरण को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। लेकिन इसकी नीतियों के कारण ये तानाशाह के रूप में जाना जाता है। इसने फोर्सली ये काम किया था, बलपूर्वक ये काम किया था, लेकिन इसकी नीतियों के कारण इसको तानाशाह के रूप में भी जाना जाता है। ये थे जोसेफ स्टालिन। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन निकिता क्रुश्चेव। अब 1953 तक शासन किसका रहा? जोसेफ स्टालिन का। लेकिन उसके बाद रूस का शासक कौन बन गया? निकिता क्रुश्चेव बना। निकिता क्रुश्चेव के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन फ्रॉम 1953 टू 1964। 1953 से लेकर 1964 तक सोवियत यूनियन का राष्ट्रपति कौन रहा? ये जो निकिता क्रुश्चेव रहा 1953 से 1964। आफ्टर जोसेफ स्टालिन के बाद 1953 से 1964 तक सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति के रूप में कौन थे? निकिता क्रुश्चेव थे। ही वाज ए स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ऑफ स्टालिन लीडरशिप स्टाइल। ये जो निकिता क्रुश्चेव थे, जो तानाशाही जो स्टाइल थी, जो शासन करने की जो शैली थी स्टालिन की, उससे वो खुश नहीं थे, उसके विरोधी थे। ही इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स इन 1956। ये वो व्यक्ति जिन्होंने 1956 के अंदर कुछ वहां रसिया के अंदर सुधार किए। ही सजेस्टेड द फिलॉसफी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसने एक महत्वपूर्ण फिलॉसफी थी इसका एक महत्वपूर्ण, इन्होंने लोगों को बताया कि क्या होना चाहिए? पीसफुल को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जो विचार है वो इसी ने दिया था, निकिता क्रुश्चेव ने। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जो विचार दिया था वो निकिता क्रुश्चेव ने दिया था। व्हाइल ट्राइंग टू इंप्रूव रिलेशन विद द वेस्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। और यही वो व्यक्ति थे जिसने शीत युद्ध के दौरान वेस्ट के कंट्रीज से रिलेशन सुधारने में बहुत ज्यादा मदद की थी, इन्होंने पहल की थी। It was due to the wise decision of Khrushchev and Kennedy। और ये क्रुश्चेव और कैनेडी का ही बहुत ही बुद्धिमान निर्णय था, जिसके कारण दैट वर्ल्ड वाज सेव फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड वॉर। जिसके ये क्रुश्चेव और कैनेडी का ही बुद्धिमानी निर्णय था कि उन्होंने पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचा लिया। कब? ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जब क्यूबा मिसाइल संकट था 1961 के अंदर, तो कैनेडी और क्रुश्चेव का बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्णय ने ही पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचाया था। तो ये निकिता क्रुश्चेव थे। तो इसको मैं आपको व्लादिमीर पुतिन 1917 से पहले जार का शासन, 1917 से 23-24 तक शासन रहा व्लादिमीर लेनिन का, 24 से लेकर और फिर 53 तक रहा जोसेफ स्टालिन, और 1953 से लेकर 1964 तक निकिता क्रुश्चेव का शासन रहा। नेक्स्ट है विच पॉलिसी वाज डोमिनेंट ओवर सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम। अब ध्यान दीजिए, विच पार्टी वाज डोमिनेंट। सोवियत यूनियन सिस्टम के अंदर कौन सी पार्टी का प्रभुत्व था? वो था कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी वाज यूएसएसआर। यूएसएसआर की इकोनॉमी किस तरह की तो इकोनॉमी थी? द इकोनॉमी वाज प्लान एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वो नियोजित थी
और नियंत्रित किसके द्वारा थी? राज्य के द्वारा थी। हाउ मेनी रिपब्लिक वर इन्वॉल्व इन सोवियत यूनियन? सोवियत यूनियन के जो यूएसएसआर था उसमें कितने गणराज्य शामिल थे? तो ग्रुप ऑफ 15 रिपब्लिक, 15 गणराज्यों का एक समूह था सोवियत यूनियन। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आपने फेयर नोटबुक में करना है और अच्छी तरह से समझते हुए इनको लर्न करना है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और वापस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करेंगे। थैंक यू।